मंत्री बनना तय, योगी के हैं करीबी, शाह ने लगाई मुहर, अखिलेश की बढ़ी टेंशन। अखिलेश को झटका देने को बीजेपी तैयार, नए नामों ने कर दिया सपाइयों को परेशान। अब आगे क्या होगा? इस बार योगी ने विरोधियों की ऐसी कमजोर नब्ज पर वार किया है जिसने सबको हिलाकर रख दिया, क्योंकि पिछले कई दिनों से जो यूपी में हो रहा है वो किसी से छिपा नहीं है, चाहे ब्राह्मण की एकजुटता हो या फिर अखिलेश के नए नए दावे। इसी बीच योगी ने अपने 5 योद्धाओं को और अपनी टीम में लाने का फैसला लिया है। सवाल यही है कि वो कौन है, जिनके नाम अभी जब बाहर आ रहे हैं तो विरोधी कांप रहे हैं। 2027 के चुनाव से पहले बीजेपी इन 5 नामों के जरिए मास्टर स्ट्रोक खेलने का प्लान तैयार कर चुकी है। तो कौन है वो 5 नाम जो योगी सरकार में आकर योगी को मजबूत करेंगे और अखिलेश को कमजोर करने वाले हैं? चलिए जानते हैं। नमस्ते, मैं हूं आपके साथ आशीष शुक्ला। दोस्तों, क्या योगी आदित्यनाथ इस बार 5 अपने भरोसेमंद लोगों को कैबिनेट में लेने की तैयारी कर चुके हैं? 5 नाम हैं जिन पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। योगी आदित्यनाथ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करके आते हैं तो उन 5 नामों पर चर्चा तेज हो जाती है। सवाल यही है कि वो 5 नाम कौन से हो सकते हैं जिनको योगी अपने मंत्रिमंडल में ला सकते हैं। बताया तो ये भी जा रहा है कि बड़े भरोसेमंद है। ये सब पूरी कहानी समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हैं बीजेपी के प्रवक्ता रत्नेश मिश्रा जी। स्वागत है मिश्रा जी आपका। जी। हमारे साथ है संदीप ओझा जी। संदीप जी और रत्नेश, ये आप दोनों से हम समझने की कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश की सियासत में चल क्या रहा है असल में, और क्या इस बार मंत्रिमंडल में कितना बड़ा फेरबदल हो सकता है। क्या लगता है रत्नेश जी, आपसे ही शुरू करते हैं, कितना बड़ा फेरबदल हो सकता है? आशीष जी, आपको और साथी पैनलिस्टों को और देश की जनता को मेरी तरफ से जय श्री राम। देखिए आशीष जी, भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ लोकतांत्रिक तरीके से होता है और हमारी पार्टी का जो प्रदेश नेतृत्व है और जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो मिलकर निर्धारित करेंगे कि किसको मंत्रालय में लाना है और किसके मंत्रालयों में फेरबदल करना है। हम जो भी देखेंगे, जो भी सुनेंगे, वो यही पाएंगे जो हमारा शीर्ष नेतृत्व निर्धारित करेगा, जो हमारा प्रदेश नेतृत्व निर्धारित करेगा, जो हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष निर्धारित करेंगे, जो हमारे माननीय प्रदेश संगठन महामंत्री जी निर्धारित करेंगे। लेकिन देखिए, क्योंकि बीजेपी हमेशा एक चीज के लिए जानी जाती है और वो है संतुलन बनाने के लिए जानी जाती है। अभी एक ओबीसी का चेहरा आपके नजर में आप देखते हैं कि डिप्टी सीएम है, और अभी पंकज चौधरी, इनको लाके एक बड़ा गेम प्लान सेट किया गया है। लेकिन अब यहां पर कुछ एक दो जो चेहरों की जो कमी है, संदीप जी मैं आपसे ले रहा हूं, जो एक दो चेहरों की कमी है, जैसे कि ओबीसी चेहरे तो हो गए हैं, पर्याप्त हैं। एससी एसटी और ब्राह्मण चेहरों को, इन दोनों पर बड़ी चर्चा है, पर ब्राह्मण चेहरों में कई लोगों को मौका मिल सकता है। खासकर अगर आप देखेंगे तो मनोज पांडे का नाम बहुत चल रहा है, समाजवादी पार्टी के कभी रीढ़ की हड्डी माने जाते थे। आशीष, अभी बीजेपी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पीडीए वाले फॉर्मूले पे जा रही है, और जाना भी चाहिए। देखो, समाज के सभी समाज को बैलेंस करना, संतुलन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसमें ज्यादातर जो नाम निकल के सामने आ रहे हैं वो मिले जुले किसी एक समाज से नहीं है। देखिए, अभी जो सबसे इंटरेस्टिंग नाम इसमें आ रहा है वो नोएडा से, गौतम बुद्ध नगर से बात करें तो पंकज पूर्वांचल में तो बीजेपी का गढ़ है। मुख्यमंत्री को देखिए आप, वो पूर्वांचल से आते हैं। आपके दोनों डिप्टी सीएम को देखो, पूर्वांचल से आते हैं। खुद नरेंद्र मोदी पूर्वांचल से, वाराणसी से चुनाव लड़ते हैं। तो अभी कहीं ना कहीं लगता है कि बीजेपी ना पूर्वांचल सेंट्रलाइज हो गई है, मतलब गुरुत्वाकर्षण जो है बीजेपी का वो पूर्वांचल की तरफ चला गया है। पश्चिमांचल और बुंदेलखंड से कोई बड़े नाम निकल के आ नहीं रहे। पश्चिमांचल से भी एक नाम सामने आ रहा है कि इस बार शायद पंकज सिंह का नाम भी सामने आ सकता है, ऐसा चर्चा चल रही है। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, खरमास के बाद 15 तारीख के बाद सारी चीजें क्लियर हो ही जाएंगी। और इसमें एक महेंद्र सिंह जी हैं जिनको अभी मध्य प्रदेश का प्रभार दिया गया है, मध्य प्रदेश चुनाव का प्रभार दिया गया है। ये पहले मंत्री रह चुके हैं, जल शक्ति मंत्री रह चुके हैं, शायद इनका नाम भी आए इस बार कैबिनेट में। और इसके अलावा भूपेंद्र चौधरी जो जाट नेता, ब्राह्मणों की बात करते हैं। देखिए, अभी कुछ दिनों पहले ब्राह्मणों की एक बिल्कुल ब्राह्मण की बात करें तो योगी जो मनोज पांडे को लेकर क्या इशारा है? क्या ब्राह्मण पॉलिटिक्स में इस बार कुछ बीजेपी नया कर सकती है? मनोज पांडे कभी ऊंचाहार और रायबरेली सीट पर समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधित्व करते थे और बड़ी मजबूत पकड़ है इन सीटों पर इनकी। जब से बीजेपी में आए हैं तो इनका नाम पिछली बार भी लिया जा रहा था कि शायद इनको मंत्री बना दिया जाए। हालांकि एक बार फिर से नाम खुला
खुला है और कुछ ऐसे मंत्री हैं जो शायद जा सकते हैं, हालांकि 6 सीट है, 5 लोगों का नाम चल रहा है। ऐसी भी खबर अंदर खाने से आ रही है, कुछ ऐसे मंत्री हैं जो गायब हो सकते हैं इस बार, अभी जो मंत्री पद पे बैठे हैं। मनोज पांडे का नाम इसलिए अभी खुल के आ रहा है होने वाली बात पे एक चीज कहना चाहूंगा मैं, बिल्कुल संदीप जी, गायब होने वाली बात पे मैं थोड़ा सा रत्नेश जी से लेना चाहूंगा। या ये रत्नेश जी, एक चीज जो बड़ी चर्चा में है कि योगी आदित्यनाथ कई अपने जो मिनिस्टर्स हैं उनसे नाराज भी बताए जा रहे हैं, जो लोग खासतौर पर एसआईआर में अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे थे। नाम तो यहाँ पर किसी का नहीं लूंगा, लेकिन कई सारे ऐसे हैं जिनपे ये खबर है कि उनसे योगी आदित्यनाथ नाराज है। अब देखिए आशीष जी, संवैधानिक तौर पर कौन मंत्रिमंडल में रहेगा और किस मंत्री को कौन सा मंत्रालय मिलेगा, ये तो मुख्यमंत्री का अधिकार होता है। वो इस बात का निर्धारण करता है कि किसको मंत्री रखना है और किसको कौन सा मंत्रालय रखना है। तो जहां तक ब्राह्मणों की बात आशीष जी आपने और संदीप जी ने की, तो देखिए ब्राह्मणों के रूप का प्रतिनिधित्व तो हमारी सरकार में पूरी तरह है। कैबिनेट मंत्री है, ब्राह्मणों के पास डिप्टी सीएम है, ब्राह्मणों के पास। और जिस एक बैठक के बाद ये ब्राह्मणों को लेकर ये कहा गया मीडिया में कि ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध है या ब्राह्मण मुख्यमंत्री जी के विरुद्ध है, ये चीज मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि इस बैठक में भी ना किसी विधायक ने कहा था कि बैठक संगठन के विरुद्ध है, ना किसी विधायक ने कहा था कि बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी के विरुद्ध है। मेरा सवाल रत्नेश जी आपसे इसी पे एक सवाल है कि अभी जो बीजेपी पर आरोप लग रहा है कि एक तो ठाकुरों को लेकर सरकार कुछ ज्यादा वो रहती है, दूसरे समाज के लोगों का प्रतिनिधित्व थोड़ा कम है। अभी आप देखो कि आप कायस्थ समाज जो बीजेपी के कट्टर वोटर माने जाते हैं, खासकर शहरीकरण की अगर शहरों की अगर बात करें तो वहां जो कायस्थ समाज के लोग रहते हैं वो बीजेपी के वोटर माने जाते हैं, लेकिन कायस्थ समाज से आपके पास कोई बड़ा नाम नहीं है। रामपुर से देखिए, रामपुर से आकाश सक्सेना आते हैं। आकाश सक्सेना ने किसको मात दिया था, इतने बड़े जिसका नाम पूरे यूपी में चलता था, जिसको दूसरा सीएम बोला जाता था, उसको मात दिया था, लेकिन अभी उनका नाम भी नहीं चल रहा। तो मतलब आप जैसे कह रहे हैं फार्मूला तो सेट करना पड़ेगा ना कहीं ना कहीं बीजेपी को। संदीप जी इसका जवाब मैं आपको दे देता हूं। संदीप जी, भारतीय जनता पार्टी में प्रतिनिधित्व का मतलब केवल यही नहीं होता कि आप कैबिनेट में मंत्री रहें। आपने कायस्थ समाज की बात की, हमने तो अपना राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष ही कायस्थ समाज से बनाया है, नितिन नवीन जी को। अब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में नेशनल प्रेसिडेंट से बड़ा तो कोई पद नहीं हो सकता ना। तो कायस्थों को तो हमने अपने संगठन में सर्वोच्च पद पे बैठा रखा है। कायस्थ हमारे पूरे के पूरे संगठन का ही करता धरता है, पूरे के पूरे संगठन, पूरे देश में संगठन को चलाने की जिम्मेदारी तो कायस्थ के पास ही है। और जब राष्ट्रीय अध्यक्ष कायस्थ समाज से आता है तो फिर पॉलिटिकल और ऑर्गेनाइजेशनल रिप्रेजेंटेशन तो हमने ऑलरेडी दे रखा है। हाँ, विपक्षी नैरेटिव चला सकता है, विपक्षी बातें कर सकता है, क्योंकि जो भी विपक्षी दल है, चाहे वो केंद्र में हमारा विपक्षी दल कांग्रेस हो, चाहे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी हो, सब एक परिवार और एक ढांचे के बीच ही सिमटे नजर आते हैं। एक चीज ठीक है, अभी एक चीज मैं आपको बताऊं कि एक चीज बड़ी चर्चा इस चीज के लिए है कि पूजा पाल का नाम बड़ा वो है भाई चर्चा में। योगी आदित्यनाथ खुद पूजा पाल के साथ खड़े रहे। लगता है पूजा पाल के साथ गलत हुआ है? मंत्रालय मिले ना मिले वो एक अलग बात है, चर्चा तो है भाई कि उनको मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। पूजा पाल के साथ जिस तरीके का व्यवहार हुआ उस पर क्या कहेंगे? आशीष जी, देखिए पूजा पाल जी माननीय सदस्य है विधानसभा की, और किसी भी विधानसभा सदस्य के पति की हत्या कर दी जाती है माफियाओं के द्वारा, जो पिछली सरकारों के पोषित माफिया थे। और एक पीड़ित महिला के साथ मुख्यमंत्री जी खड़े हुए, तो ये तो दिखाता है कि मुख्यमंत्री जी लोगों का साथ देते वक्त ये नहीं देखते कि वो किस दल का है, क्या वो हमारे विरोधी दल का है या हमारे दल का है। तो हम तो एकदम बिना किसी भेदभाव के लोगों की मदद करते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी को यही चीजें अलग बनाती हैं कि वो केवल ये देखते हैं कि सामने वाला पीड़ित है, वो किस पॉलिटिकल पार्टी से आता है, किस आइडियोलॉजी से आता है, इससे मुख्यमंत्री जी को मतलब नहीं है। मुख्यमंत्री जी सभी 22 करोड़ लोगों के मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। हम किसी के साथ भी, विपक्ष का भी कोई विधायक हमारे पास आएगा, उसके साथ अगर कोई घटना होती है और विपक्ष के अगर अखिलेश जी के साथ भी कोई नाइंसाफी होती है, अखिलेश जी भी आएंगे, तो योगी आदित्यनाथ जी उनको भी जो भी विधिक और न्यायिक और संवैधानिक ढांचे के लिए उनकी जो मदद की जा सकती है हम बिल्कुल करेंगे, क्योंकि हम सबको अपना मानते हैं। राजनीतिक स्तर पर हमारे भेदभाव हो सकता है, मतभेद हो सकता है, लेकिन एक मुख्यमंत्री के तौर पर सभी लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए एक समान है। रत्नेश जी, क्या आपको लगता है कि 1 जून को, क्योंकि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है, आप पूर्वांचल अकेले को साथ के पश्चिमांचल और बुंदेलखंड को साइड लाइन नहीं कर सकते, वहां से भी आपको प्रतिनिधित्व तो देना पड़ेगा ना किसी न किसी को। संदीप जी हमारी कैबिनेट में तो आईटी मिनिस्टर ही पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं, गाजियाबाद से विधायक हैं वो।
शर्मा जी, एक पूरी की पूरी कैबिनेट मिनिस्ट्री है उनके पास। हमारे यहाँ संगठन में कई सारे लोग हैं जो वेस्ट यूपी से आते हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, प्रदेश महामंत्री हैं। तो संगठनात्मक स्तर पर और क्या कहते हैं सरकार के स्तर पर भी हमने सबको समेकित प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया और वो दिखता भी है। अगर हम सबको साथ लेकर ना चले होते तो 2017 में थंबिंग मेजोरिटी आना, फिर 2022 में थंबिंग मेजोरिटी आना, 2019 में एक साथ जाना, फिर 24 में भी जनता का मैक्सिमम हमारे साथ जाना। तो ये तो दर्शाता है ना कि अगर प्रतिनिधित्व ना अच्छा होता तो लोग हमारे रत्नेश जी, साथ इतनी अच्छी तरह ना जुड़ रहे। सरकार में अगर सब कुछ सही चल आपने रहा है, वेस्ट यूपी की बात की, आपने वेस्ट सरकार में यूपी अगर की सब बात कुछ की, सही चल भूपेंद्र रहा है चौधरी का तो नाम बड़ा ट्रेंडिंग में है। भूपेंद्र चौधरी माना जा रहा है कि इस बार तो पक्का कैबिनेट में जगह मिलेगी। भूपेंद्र चौधरी, अब देखिए मंत्रिमंडल में किसको मंत्री बनाया जाएगा और किसका नाम चल रहा है, ये तो इस पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि हमारे यहाँ तो सभी लोकतांत्रिक तरीके से निर्णय होते हैं और जो राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व जो निर्णय लेगा, माननीय मुख्यमंत्री जी जो निर्णय लेंगे उसके बाद ही कुछ इस पर कहना मैं उचित समझता हूँ। उसके पहले किसी भी प्रकार की टिप्पणी मुझे सही नहीं लगती। रत्नेश जी ऐसे किसी का नाम नहीं खोलेंगे, इनको कुछ नाम तो पता ही होगा कि कौन कौन आ रहा है कैबिनेट में इस बार। लेकिन अगर फिर भी रत्नेश जी आपसे सवाल है कि अगर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है तो ब्राह्मणों को क्या जरूरत पड़ गई थी मीटिंग करने की? नंबर एक सवाल। नंबर दो, जो आप कह रहे हैं कि आप ठीक है सबको ये देखो, क्षेत्र बुंदेलखंड जैसे एक बेल्ट हो गया, वहां के लोगों को लगता है ना कि हमारे यहाँ से भी प्रतिनिधित्व में जाए, मतलब बड़े कैबिनेट में जाए, डिप्टी सीएम बने, कोई बड़ा पद उसको मिले, ताकि हमें भी लगे कि हमारे क्षेत्र का विकास होगा। अब देखिए संदीप जी, आपको पता है या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन कौशाम्बी का जो क्षेत्र है वो बुंदेलखंड में ही आता है और कानपुर बुंदेलखंड का वो क्षेत्र है। वहां से हमारी हमारी पार्टी में डिप्टी सीएम है, एक्स स्टेट प्रेसिडेंट है। तो चीजें तो कहना कि किसी सर वो क्षेत्र को हमने पूर्वांचल प्रतिनिधित्व पूर्वांचल नहीं बेल्ट दिया। में गिनती होती है सर उसकी, नहीं कौशाम्बी। नहीं 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 नहीं, कौशाम्बी कौशाम्बी बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है। ठीक है, उसको पूर्वांचल में गिनना मैं मानता हूँ कि जो हमारे यहाँ जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है उसमें वो बुंदेलखंड क्षेत्र में ही आता है। जी। जो हमारी पार्टी के जो क्षेत्र वाइज जो हमने विभाजन किया है उत्तर प्रदेश का संगठनात्मक स्तर पर। और दूसरी बात जो आपने ब्राह्मणों को लेकर बात की, देखिए कौन कह रहा है कि ब्राह्मण वहां पर कोई ऐसी बात कर रहे थे। मैं एक बड़ा खुलासा कर दूं आपके चैनल पे, वो जो ब्राह्मण विधायक सारे बैठे थे उसमें लोगों ने ये चर्चा की है कि 2027 में समाजवादी पार्टी को कैसे समाप्त करना है। और जिस प्रकार सभी लोगों ने मिलकर बिहार में आरजेडी जो यादव जो एक पारिवारिक दल था आरजेडी, जिस तरह उसको हमने 30 सीटों के अंदर समेट दिया है 2027 के विधानसभा चुनाव में, किस प्रकार हम समाजवादी पार्टी को भी 30 सीटों के अंदर समेट देंगे, इस पर मंत्रणा वहां पर हुई थी। और समाजवादी पार्टी को एक ब्राह्मण विधायकों ने बैठ के ये चिंतन मनन कर लिया कि किस प्रकार समाजवादी पार्टी को 2027 में एकदम निपटा के उसको समाप्त ही कर देना है। कैसे तो कैसे निपटा जब देंगे? तक ये क्या फॉर्मूला है आपके अब ये पास? तो नहीं, ये तो हम फार्मूला क्यों बता दें, हम बता दें तो आप जाके समाजवादी पार्टी वालों को बेच नहीं देंगे। अरे ठीक है, ये आप फार्मूला आप बताने भी की तो जरूरत क्या है, पॉलिटिक्स आप में भी तो सब कुछ धीरे नहीं, धीरे पीडीए पॉलिटिक्स वाले में सब कुछ फॉर्मूले पे आ रहे बताया नहीं जाता। हैं। आप भी नहीं तो नहीं, नहीं धीरे देखिए धीरे देखिए, पीडीए पीडीए, वाले एक बात, फॉर्मूले पे देखिए आ रहे पीडीए हैं। से सुनिए तो पीडीए से खुद को बांध कर अखिलेश यादव जी ने पॉलिटिकल ब्लंडर कर दिया है। अखिलेश यादव जी ने तो एक बहुत बड़े वर्ग को सत्ता कर दिया कि हमें आपका वोट नहीं चाहिए। अखिलेश यादव जी ने तो पीडीए, और वो कौन सा पीडीए जिसकी परिभाषा हर तीसरे दिन बदल जाती है। 2 साल पहले पीडीए का नारा है, उसको 30 बार से ज्यादा तो उसकी परिभाषा बदलते हुए मैं देख चुका हूं। तो जिस एक उनके नारे की परिभाषा ही डिसाइड नहीं है। आप बताइए पीडीए का वो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात करते हैं, उसमें आशीष शुक्ला जी तो किसी में भी नहीं आते। मतलब आशीष शुक्ला का वोट समाजवादी पार्टी को नहीं चाहिए। अभी यहाँ पर कोई और बैठा होता तो वो तो नहीं आते भाई। अब पी फॉर पंडित आप बोलते हैं, पी फॉर आप कल को पत्रकार भी बोल सकते हैं। कोई पत्रकार अखिलेश यादव के साथ जाके बैठ जाए तो कहेंगे भैया हमारे पीडीए में पी फॉर पत्रकार आप भी शामिल है, हमें आपका वोट बैंक नहीं चाहिए। आपने एक्सक्लूड कर दिया ना। यही तो मैं बता रहा हूँ कि जो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, ये तो ना तो पिछड़े में आते हैं, ना दलित में आते हैं, ना अल्पसंख्यक में आते हैं। तो क्या इन 3 वर्गों का वोट अखिलेश यादव को नहीं चाहिए? अखिलेश यादव जी यही तो कहना चाह रहे हैं ना। यही तो अखिलेश यादव और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में अंतर है संदीप जी, कि हम सबको लेकर चलने की बात करते हैं। हम किसी पीडीए की बात नहीं करते, हम किसी एडीए की बात नहीं करते, किसी डीडीए की बात नहीं करते। हम केवल बात करते हैं भारतीयता की और फटाफट प्रत्येक भारतीय की। आप 5 नाम बता सकते हैं अभी कौन कौन किसका किसका नाम है हमारे दर्शकों के लिए? 10 नाम बता मैं दीजिए जिसमें संभावित नाम हो जो आ सकते हैं।
नहीं, ये तो देखिए नेतृत्व तो निर्धारित करेगा। ये निर्धारण करने का क्षेत्राधिकार ना तो संगठनात्मक स्तर पर, ना तो सरकार के स्तर पर मेरा नहीं है। तो बहुत सही बातें आप दोनों ने कही, लेकिन जो 5 नाम हैं, जिनके मैं आपके नाम बताता हूं, इन 5 नामों की चर्चा खूब है कि उनको मंत्रिमंडल में इस बार जगह मिल सकती है। पहला नाम पूजा पाल का है, दूसरा नाम मनोज पांडे का है, तीसरा नाम भूपेंद्र चौधरी का भी सामने आ रहा है। भूपेंद्र चौधरी को तो पुराना अनुभव रहा है, माना जा रहा है कि इस बड़े जाट नेता को बीजेपी अपने पाले में लाएगी। और चौथा नाम है आशीष कुमार आशु का, इनका नाम भी चल रहा है। और 5वां नाम जो है वो गोविंद नारायण शुक्ला का चल रहा है। तो यानी कि सभी एक तरीके से जो अभी नाम है ना, उनमें एक चीज जो कॉमन दिखी वो ये कि सभी को एक साथ लेकर जो चलने की बात रत्नेश जी ने कही, उस फॉर्मूले पर बीजेपी काम कर सकती है। आशीष जी, आपकी लिस्ट में पंकज सिंह और शायद भूपेंद्र चौधरी का नाम नहीं है क्या? नहीं, भूपेंद्र चौधरी का नाम है, मैंने बताया, आपने शायद ध्यान से सुना नहीं। बाकी पंकज चौधरी पर बाकी पंकज सिंह की बात करें क्या, राजनाथ सिंह के जो लड़के हैं उनकी बात कर रहे हैं क्या? पंकज सिंह। हाँ, तो हो सकता है उनको भी मौका मिले। और लेकिन जो 5 नाम सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में है, उनके नाम मैंने आपको लिए हैं। हो सकता है कि उनके लिए भी हो, हालांकि बीजेपी कभी पत्ते खोलती नहीं है। कौन जिनके नाम पहले आ जाते हैं वो कभी पद पाते नहीं है, जिनके नाम आते नहीं वो पद लेके चले जाते हैं। आप अब मान के चलिए कि उत्तर प्रदेश वाले में ही देख लीजिए, किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा नाम सामने आएगा। और सेंट्रल वाले में देख लीजिए, कभी शिवराज सिंह का नाम चल रहा था, कभी किसी का नाम चल रहा था। तो बीजेपी क्या करती है वो समझना, मतलब ये तो मुझे लगता है कि मोदी जी और अमित शाह को ही ये पता है कि बीजेपी क्या सोचती है। बाकी तीसरा तो हम ठीक है कयास लगा सकते हैं, कौन होगा मंत्रिमंडल में ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का।